जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में और स्वागत है आप सभी का जीके पीवाईक्यू सीरीज में। देखिए आज की हमारी क्लास जीके पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 4th होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं लिए तो उन क्लासों को भी टाइम निकाल के ले लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, नवक ले बारा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? हमारे ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, गोवा और उड़ीसा। देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है? वो है ओडिशा। नमक ले बारा ओडिशा में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट त्योहार बताए थे, वो सभी क्या है? राज्य के नववर्ष त्योहार थे। अब जो त्योहार मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी पारंपरिक त्योहार है जो कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी मनाए जाते हैं। जैसे ओडिशा, अब ओडिशा के अंदर नवक ले बारा के अलावा कौन सा मनाया जाता है? इसके अलावा मनाया जाता है एक तो रथ यात्रा, रथ यात्रा। इसके बाद राजा परबा, क्या बोलते हैं इसको? राजा पर्व। अब देखिए इसके अलावा सिक्किम, सिक्किम में कौन सा मनाया जाता है? सिक्किम मनाया जाता है सागा दावा, सागा दावा और लोसर। बिहार, बिहार में कौन सा मनाया जाता है? बिहार मनाया जाता है छठ पूजा। अब देखिए छठ पूजा जो त्योहार है ये 4 दिन का त्योहार है। क्या बोलते हैं इसको? 4 दिन का त्योहार। और ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बिहार के अंदर। अब 4 दिन से अलग अलग तरीके से हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं, मतलब कि इनके चारों दिन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला दिन जो होता है उसको बोलते हैं हम नहाए खाए, खाए। दूसरे दिन को हम बोलते हैं खरना खाए, खरना। तीसरे दिन को हम बोलते हैं संध्या अर्ध, बोलते हैं इसको संध्या। चौथे दिन को हम बोलते हैं उषार्ध। अब देखिए जो दूसरा दिन होता है इसमें क्या करते हैं? महिलाएं उपवास करती हैं, क्या बोलते हैं इसको? उपवास। और जो चौथा दिन होता है, तीसरा दिन होता है संध्यार्ध। इस दिन क्या होता है? इस दिन डूबते सूर्य की पूजा होती है, डूबते सूर्य की पूजा। चौथे दिन क्या होता है? उगते सूर्य की पूजा, सूर्य की पूजा। अब इसके अलावा देखिए गोवा, गोवा में कौन सा मनाया जाता है? कौन सा? गोवा। देखिए गोवा के अंदर भी हमारे कुछ पारंपरिक लोक नृत्य हैं जो गोवा में मनाए जाते हैं। जैसे सनबर्न, कौन सा? सनबर्न। इसके अलावा कौन सा मनाया जाता है? इसके अलावा मांडो, कौन सा? मांडो। और कौन सा है? और है लादेन, ये सभी कहां पर मनाए जाते हैं? गोवा में। अब कुछ अन्य स्टेट होते हैं जहां पर अलग अलग तरीके से वहां पर त्योहार मनाए जाते हैं पारंपरिक तौर पर। जैसे सबसे पहले कौन सा? राजस्थान। अब राजस्थान में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे पहले गणगौर। सबसे पहले देखिए यहाँ मैं भी राजस्थान से ही हूँ, तो गणगौर यहाँ पर लड़कियां मनाई जाती है, महिलाएं भी मनाती है, तीज। इसके बाद बूंदी, तीज में हमारे घेवर बनते हैं। इसके बाद देखिए सिक्किम, सिक्किम में कौन से? सिक्किम में लोसर। और कौन सा है? और है सागा दावा। सिक्किम के तो देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो सिक्किम को हम यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ सिक्किम का भी साथ के साथ, लोसर और सागा दावा। मुझे क्या है एक सीक्वल तरीके से याद रह गया था। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु कौन सा? तमिलनाडु से पोंगल। और कौन सा है? थीपुसुम, क्या बोलते हैं इसको? थीपुसुम, या इसको बोलते हैं थाईपुसुम, थीपुसुम या थाईपुसुम। इसके अलावा देखिए तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा मनाए जाते हैं? बोनालू। तेल में क्या? पूड़ी बोनालू, बतुकम्मा, या तेल में बथुए की सब्जी बना लूं, कम्मा। इसके अलावा कौन से? त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से? खर्ची पूजा, पूजा। अब इनके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे यूपी, यूपी में कौन सा है? रामनवमी, बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता है रामनवमी। गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव।
इसके अलावा खिचड़ी, ये कहाँ के, यूपी के। अब यू के अलावा एमपी, एमपी में कौन से मनाया जाता है, लोकरंग। और कौन सा है, खजुराहो। इसके अलावा देखिए एमएच, यहाँ महाराष्ट्र, एमएच से महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन सा, गणेश उत्सव, गणेश उत्सव। इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा है गुड़ी पड़वा, क्या बोलते हैं इसको, गुड़ी पड़वा। और कौन सा है, और है मिजोरम। मिजोरम में कौन सा मनाया जाता है, चापचार कूट, चापचार। ठीक है, मिजोरम से तो आप डायरेक्ट याद कर सकते, कूट, कूट रूट वर्ड जहां पर भी आए वो जो उत्सव होगा वो कहाँ का होगा, मिजोरम का। इसके अलावा देखिए नागालैंड, नागालैंड का सबसे इंपॉर्टेंट, नागालैंड का कौन सा है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। इसके अलावा कौन सा है, मोत्सु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड। हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तमिलनाडु पे कहाँ पर, तंजावुर में, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। अब देखिए ये मंदिर किसको समर्पित है, ये मंदिर शिव को समर्पित है या शिव जी को समर्पित है। इसके अलावा देखिए दक्षिण भारत के ये सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। दक्षिण भारत के अंदर जितने बड़े बड़े मंदिर है उनमें से एक कौन सा है, बृहदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, इस मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था इस मंदिर का निर्माण, राजा राज चोल प्रथम, राजा राज चोल प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया था। इसके अलावा देखिए और कौन सा मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर है उसका नाम है तिरुमांचेरी मंदिर। क्या है, तिरुमांचेरी मंदिर। ये कहाँ के है, ये तमिलनाडु के मंदिर है। अब देखिए केरल, केरल के अंदर कौन सा मंदिर हो सकता है, केरल के अंदर, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए केरल, केरल के अंदर हमारा मंदिर होगा सबरीमाले मंदिर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सबरीमाले मंदिर। इस मंदिर की खास बात क्या है, देखिए इस मंदिर की खास बात क्या है कि मंदिर जाने से पहले यहाँ के यात्रियों को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये यहाँ क्योंकि इसीलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंदिर जाने से पहले यात्री को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ से इसलिए ही क्वेश्चन पूछ जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके अलावा देखिए ये किसको समर्पित है, ये मंदिर समर्पित है भगवान अयप्पा को। तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसके अलावा देखिए केरल के अंदर और कौन कौन से मंदिर है, इसके अलावा केरल के अंदर मंदिर है अनंत पद्मनाभ मंदिर। कौन सा है, अनंत पद्मनाभ मंदिर। और कौन सा है, और है थिरुनेल्ली मंदिर, थिरुनेल्ली मंदिर। इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा है गुरुवायूर मंदिर। कौन सा है, गुरुवायूर मंदिर। ये कहाँ के, ये केरल के अंदर स्थित है। देखिए आंध्र प्रदेश से कौन कौन से मंदिर है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति के अलावा तिरुमाला। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है क्या बोलते हैं इसको, अहोबिलम। कौन सा है, अहोबिलम। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अब हमारा बच गया ओडिशा। ओडिशा के अंदर कौन से मंदिर हो सकते हैं, जैसे ओडिशा के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा है, वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। बोलते हैं इसको कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कहां पर है, ये ओडिशा के अंदर। इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर
इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा है परशुरामेश्वर मंदिर, बोलते इसको परशुरामेश्वर मंदिर, बोलता है जगन्नाथ मंदिर पुरी। इसके अलावा एक मंदिर और कौन सा रह गया उड़ीसा से, वो है मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर। अब देखिए इसके अलावा और एक महाराष्ट्र के भी मंदिर इंपोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे शिरडी, ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जादूगोड़ा खदान किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द जादूगोड़ा माइन लोकेटेड। ठीक है, हमारा ऑप्शन है वो है उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब इसका जो आंसर है वो है झारखंड। क्या है, झारखंड। ठीक है, जादूगोड़ा खदान जो थी ये देश की पहली यूरेनियम खदान थी। क्या बोले, कौन थी ये थी देश की पहली यूरेनियम खदान, देश की पहली यूरेनियम खदान थी। उसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में इसके खनन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट खदानें हो जाती है। सबसे पहले तो जादूगोड़ा खदान किस राज्य, कहां पर स्थित थी, झारखंड में। झारखंड में कहां पर, झारखंड में सिंहभूमि जिले में। कहां पर, सिंहभूमि जिले में, कहां पर, सिंहभूमि जिले के अंदर। इसके अलावा देखिए ओडिशा के अंदर कौन सी खदान है, ओडिशा के अंदर है वो। अब देखिए सबसे पहले तो ओडिशा की खदान से पहले ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है, ये है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। अब इसके अलावा उड़ीसा के अंदर खदान कौन कौन सी है, वो है बोनाई की खदान, बोनाई खदान। इसके अलावा कौन सी, इसके अलावा है कालाहाड़ी, कालाहाड़ी। और कौन सी है, और इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के अंदर कौन कौन सी खदान है, आंध्र प्रदेश के अंदर है वो है श्री काबुलम, या इसके अलावा कौन सी, इसके अलावा है तुमामपल्ले। सबसे पहले श्री काबुलम, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं, ये नाम इतना अटपटा है मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, श्री काबुलम की खदान। और ये किसके लिए, ये है मैग्नीज के लिए, मैग्नीज के लिए। इसके अलावा कौन सी, इसके अलावा तुमामपल्ली खदान। और इसके अलावा ये काय के लिए, ये है यूरेनियम के लिए। क्या है, यूरेनियम खदान। अब देखिए एमपी के अंदर कौन सी, एमपी के अंदर है पन्ना, सबसे इंपोर्टेंट। और इसके अलावा बालाघाट काय के लिए, ये है मैग्नीज के लिए, मैग्नीज, ये है बालाघाट। अब इन खदानों के अलावा और कौन से राज्य है जहां से, जिनकी खदानों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे कर्नाटक। कौन सा हो गया, कर्नाटक कौन कौन सी है, सबसे इंपोर्टेंट कोलार, केजीएफ वाली कोलार। इसके अलावा हट्टी की खाने, ये क्या है, सोने के लिए। इसके अलावा कौन सी है, और कौन सी है, बाबू बुदान की खदान, ये बाबू बुदान की खदान, ये काय के लिए है, लोहे के लिए। और कौन सी है, और है संदूर पहाड़ी की खदान, ये बोलते हैं संदूर पहाड़ी की खदान। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र से कौन सी है, महाराष्ट्र भंडारा, तो बोलते हैं इसको भंडारा, ये काय के लिए है, मैग्नीज के लिए। इसके अलावा राजस्थान की खदान कौन कौन सी है, राजस्थान से हमारे खेतड़ी से तांबा,
K3D काय के लिए? तांबे के लिए। और है कौन सी है? वो है खोदरीवा। खोदरीवा खदान, ये काय के लिए? ये भी के लिए? तांबे के लिए। ये दोनों खदान काय के लिए? तांबे के लिए। अब देखिए झारखंड की मैंने आपको एक खदान बताई, जादूगोड़े खदान। झारखंड की एक खदान और कौन सी है? इसका नाम है मोसावानी खदान। बोलते हैं इसको बोलते हैं मोसावानी। ये काय के लिए? ये है तांबे के लिए। तांबे के लिए। और ये सभी खदानें जो जिन जिन राज्यों से है, ये सभी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए एक और छूट गई जहां तक मुझे लगता है, जैसे बालाघाट, ये कहाँ की? MP की, पन्ना बालाघाट। और एक और खदान है उसका नाम है अमरकंटक, है अमरकंटक। ये काय के लिए? ये है, ये खदान है इसके लिए? बॉक्साइट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अब देखिए एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर टोटल 15 सदस्य है। सबसे पहले देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देखिए इसकी स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, USA के अंदर ही। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। कहाँ है? न्यूयॉर्क। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ है इसका वर्तमान हेडक्वार्टर? वो है न्यूयॉर्क, यहाँ पर USA के अंदर। इसके अलावा देखिए अब इसमें मैंने कितने सदस्य बताया आपको? टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? कुल 15 सदस्य। 15 सदस्य में 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? अब देखिए 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी। तो भारत जो है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य। अब स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 5। सबसे पहले चीन स्थायी सदस्य, इसके अलावा फ्रांस स्थायी सदस्य, रूस स्थायी सदस्य। चौथा कौन सा है? चौथा है यूनाइटेड किंगडम। क्या है? यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं UK। पांचवा कौन सा है? पांचवा है USA। ये सभी क्या है? स्थायी सदस्य है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पहले कौन? पहले महासचिव कौन थे? इसके पहले महासचिव थे वो थे ट्रिग्वी ली। के अलावा वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये क्या है? वर्तमान में महासचिव है। अब देखिए इसके अलावा एक संस्था और है, उस संस्था का नाम है बीमस्टेक। क्या है? एक मिनट, इसके अलावा एक संस्था और कौन सी है? उसका नाम है बीमस्टेक। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। हाँ, इसके अलावा एक संस्था है, उसका नाम क्या है? बीमस्टेक। बीमस्टेक। अब देखिए बीमस्टेक की सबसे पहले फुल फॉर्म, अब आज के लिए आपका फुल होमवर्क यही है, इसकी फुल फॉर्म गूगल पर सर्च करना है। फुल फॉर्म होमवर्क क्या है? इसकी फुल फॉर्म गूगल पर सर्च करना। अब फुल फॉर्म के अलावा देखिए इसका जो स्थापना हुई थी, स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कहां पर? ढाका, बांग्लादेश में। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 के अंदर, 6 जून 1997 के अंदर। इसके अलावा देखिए ये क्या है? देखिए ये क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के जितने भी देश है ना, उनके बीच में क्या है? सहयोग को बढ़ावा देता है। ये एक क्या है? ये क्षेत्रीय संगठन है जो बंगाल के आसपास जितने भी देश है ना, उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देता है। कौन? बीमस्टेक।
अब देखिए बीम स्टेक्स के अंदर टोटल कितने सदस्य हैं, इसके अंदर टोटल सदस्य हैं 7, 1 मिनट, इसके अंदर टोटल सदस्य हैं 7 देश। कितने सदस्य देश है, 7 सदस्य देश। अब 7 देश कौन कौन से हैं, यहां से भी अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 7 देश कौन कौन से, सबसे पहला है बांग्लादेश, यहां पर इसकी स्थापना हुई कौन, बांग्लादेश। इसके अलावा इसके अलावा भारत। अब देखिए आप यहीं से अंदाजा लग सकते हैं कि बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास, बंगाल की खाड़ी के आसपास कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भारत, इसके अलावा भूटान, इसके अलावा नेपाल, नेक्स्ट श्रीलंका, नेक्स्ट कौन सा, म्यांमार, और आखिरी हमारा 7वां कौन सा है, वो है थाईलैंड। थाईलैंड ये कहां पर है, ये बिमस्टेक के सदस्य देश हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ, व्हेन वेयर द एशियन गेम्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए इसके जो हमारे ऑप्शन है वो है 1949, 1950, 1951, 1952। अब देखिए एशियाई खेलों का जो सर्वप्रथम आयोजन हुआ था वो हुआ था 1951 के अंदर। अब देखिए एशियाई खेल जो होते हैं, एशियाई खेलों से हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था, सबसे पहली बार हुआ था नई दिल्ली में। अब पहली बार हुआ नई दिल्ली, कहां पर, भारत में। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो 1951 के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन हुआ कहां पर, नई दिल्ली, भारत में। जो यहाँ पर जितने भी इवेंट हुए थे ये कौन से स्टेडियम में हुए थे, मतलब 1951 में इवेंट, जितने भी इवेंट हुए कौन से स्टेडियम में, स्टेडियम का नाम है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। यहां पर हुए थे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। यहां पर एशियाई खेलों के जितने भी इवेंट हुए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुए। अब देखिए इसके अलावा देखिए कुल 11 देशों ने भाग लिया, कुल 11 देशों ने भाग लिया, कुल 11 देशों ने भाग लिया। और देखिए इसके अंदर पहला स्थान कौन सा देश आया, फर्स्ट स्थान पर आया जापान, कितने 60 मेडल के साथ। सेकंड स्थान कौन है, सेकंड आया अपना प्यारा भारत, कितने मेडल के साथ, 51 मेडल के साथ, 51 मेडल के साथ। तो कितने गोल्ड आए भारत के पास, 15 गोल्ड, 15 गोल्ड। और इसके अंदर अब देखिए इसके जो आयोजन होता है, इसका आयोजन कौन करता है, इसका आयोजन करता है एशियाई ओलंपिक परिषद। कौन करती है इसका आयोजन, एशियाई ओलंपिक परिषद का आयोजन करती है, बोलते हैं OC, बोलते हैं इसको, बोलते हैं OCA। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत में, कुवैत के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर अब देखिए पहला गोल्ड किसने जीता, पहला जो हमारे भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, पहला गोल्ड जीता सचिन नाग ने, सचिन नाग के द्वारा, किसमें, तैराकी में। अब 1951 के अंदर भारत से। क्या उद्घाटन, इसका उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे भारत के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अब इसके अलावा दूसरा आयोजन, सेकंड आयोजन कब हुआ, सेकंड आयोजन हुआ इसका 1954 के अंदर। देखिए आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाई खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है, बट जो पहला एशियाई खेल हुआ और दूसरा एशियाई खेल हुआ उसके बीच में कितने सालों का गैप था, 3 साल का गैप था। तो दूसरे एशियाई खेल से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा एशियाई खेल कब हुआ, क्योंकि पहला और दूसरे के अंदर 4 साल गैप होना चाहिए, लेकिन हो कितने साल गैप है, 3 साल का गैप है। तो सेकंड आयोजन कहां पर हुआ, ये हुआ मनीला के अंदर, मनीला यहां पर फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। उद्घाटन किसने किया, इसका उद्घाटन किया रमन मैग्सेसे। और इसके अंदर देखिए जैसे अब देखिए भारत कितनी बार ने एशियाई खेल का आयोजन हुआ भारत के अंदर,
भारत के अंदर हुआ 2 बार। दूसरी बार कब हुआ, या नौवा एशियाई खेल, इसको बोलते हैं नौवा या भारत के लिए दूसरा। ये कब हुआ, ये हुआ 1982 में। कहां पर हुआ, भारत में, भारत न्यू दिल्ली। इसके अलावा देखिए 2022 में कहां पर हुआ, ये हुआ हांगझाऊ चीन। 2026 का कहां पर होगा, 2026 का होगा नागोया जापान। और 2030 का कहां पर होगा, 2030 का होगा दोहा कतर में। कहां पर होगा, दोहा कतर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसको, किसी को नहीं है, ये है किसको, क्या है, ये है किस, निम्नलिखित में से किसको सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। हमारे ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है गुरु नानक देव। कौन है, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव को सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। देखिए सिख धर्म के अंदर हमारे टोटल 10 गुरु हुए थे। अब 10 गुरु से हमारे एग्जाम में किन्हीं गुरु से कुछ गुरु जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए या जिनकी औरंगजेब या किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा हत्या कर दी गई, उनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 10 गुरु के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला गुरु जो है वो है गुरु नानक देव। कौन है, गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। अब देखिए गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने क्या किया, सिख धर्म के ये संस्थापक थे, सिख धर्म की इन्होंने स्थापना की। तो ये क्या थे, ये थे सिख धर्म के संस्थापक। और इन्होंने कब किया, ये किया 14 अप्रैल 1969 में। कहां पर, पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से। इसके बाद दूसरे गुरु जो थे हमारे वो थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। तीसरे कौन थे, तीसरे हमारे थे अमरदास। चौथे थे गुरु रामदास। पांचवें गुरु हमारे थे वो थे गुरु अर्जुन देव। अब देख गुरु अर्जुन देव जो थे, इनको क्या हुआ, मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा फांसी दे दी गई है, इनके फांसी से इनकी हत्या कर दी गई। क्या मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा फांसी दी। छठा कौन सा है, छठा हमारा है गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद। सातवें गुरु हमारे थे, सातवें थे गुरु हर राय। आठवें गुरु हमारे थे गुरु हरकृष्ण। नवे गुरु हमारे थे, नवे थे गुरु तेग बहादुर। इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनकी मृत्यु हुई 1675 में। इसने औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में इनको मार दिया गया। 1675 में औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में मार दिया इनको गुरु तेग बहादुर। और 10वें गुरु जो आखिरी गुरु थे वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जो थे ये अंतिम, इनको क्या अंतिम सिख गुरु माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इनको बोलते हैं अंतिम मानव सिख गुरु। इसके अलावा वजीर खान के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई। वजीर खान के आदेश पर हत्या। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। क्या किया इन्होंने, खालसा पंथ
की स्थापना की। इन्होंने की, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत की पहली ट्रेन कितनी दूरी तक चली? हाउ फार डिड द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया रन? अब देखिए हमारे ऑप्शन जो है 31 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 33 किलोमीटर और 34 किलोमीटर। अब इसका जो आंसर है वो है 34 किलोमीटर। भारत की पहली ट्रेन, या कह लीजिए भारत की पहली यात्री ट्रेन कितने किलोमीटर तक चली? 34 किलोमीटर तक। और ये कब चली? ये चली भारत की पहली ट्रेन, ये चली 16 अप्रैल 1953 के अंदर। कब चली? 16 अप्रैल 1953 में। और कहां से कहां तक चली? ये चली बोरीबंदर बॉम्बे, बोरीबंदर बॉम्बे से ठाणे के बीच चली। इसके अलावा इसमें कितनी गाड़ियां थी? इसमें थी 13 गाड़ियां। तो बोलते 13 डिब्बे थे इसमें, 13 गाड़ियां और थी। और देखिए अब जो भारतीय रेलवे है, मतलब भारतीय रेलवे ये क्या है? ये जो भारतीय रेलवे है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेनें चली जाती है, जितने भी बड़े बड़े देश है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेनें चली जाती है उसमें भारत का चौथा स्थान आता है। अब इसके अलावा देखिए एक ट्रेन कौन सी है? इसके अलावा एक ट्रेन आती है, वो होती है डेक्कन क्वीन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डेक्कन क्वीन। अब ये क्या है? ये देखिए भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। क्या थी? भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन। भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। ये कब आई? ये आई 1 जून 1930 को पेश की गई। कहां से कहां तक? ये चली मुंबई से पुणे के बीच चली। इसके अलावा देखिए एक हमारी ट्रेन जो चलती है, अभी भी चल रही है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। बोलते हैं पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ये कहां से हुई? ये 15 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहां से कहां तक चलती है? ये चलती है नई दिल्ली और वाराणसी मार्ग पर। ये कहां पर? नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर चलती है। इसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई इन ट्रेन की। अब इसके अलावा दूसरी वंदे भारत ट्रेन, दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलती है? चलती है नई दिल्ली से कटरा, नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। अब देखिए ट्रेन हमारी हो गई, सबसे पहली ट्रेन हो गई, वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, डेक्कन क्वीन होगी। अब कुछ इंपोर्टेंट ट्रेन, मतलब नदी के ऊपर पुल भी आ जाते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं या पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले पवन पुल। अब पवन पुल कहां पर है? यह है भारत का पहला समुद्री पुल है। क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं भारत का पहला समुद्री पुल। ये कहां पर है? ये है तमिलनाडु के अंदर। और इसके अलावा कौन सा पुल है? एक पुल है हमारा हावड़ा पुल। क्या बोलते हैं इसको? हावड़ा पुल। ये कहां पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी पर? दुगली नदी पर। हुगली नदी पर। इसके अलावा देखिए हुगली नदी या दुगली नदी, हुगली नदी। इसके अलावा एक है गोदावरी पुल। कौन सा है? गोदावरी पुल। ये कहां पर है? गोदावरी नदी पर। एक हमारा है वो है गोदावरी के बाद बोगीबील पुल। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बोगीबील पुल। ये कहां पर है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये बोगीबील पुल किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है?
ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल। तो ये आज के लिए आपको होमवर्क है, ये हुगली नदी है, दुगली नदी है, आप सर्च कीजिएगा और आपकी कॉपी में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये करेक्ट करवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? क्या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? हमारे ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। अब इसका जो आंसर है वो है 3। क्या? 3। सबसे पहले देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना हमारे जो संविधान है ये कब आई? सबसे पहले देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव आया कब आया? उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था। उद्देश्य प्रस्ताव आया 13 दिसंबर 1946 में। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या कर दिया गया? इसी को प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना के रूप में अपनाया। अब देखिए मैंने 3 तरीके के आपको न्याय बताए। अब इसको समझने के लिए हमको पूरी प्रस्तावना एक बार पढ़नी पड़ेगी, तो हम प्रस्तावना के लिए चलते हैं। अब देखिए ये हमारी भारत की जो प्रस्तावना है वो दी गई है। प्रस्तावना क्या है? अब आप सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से की जाती है? तो प्रस्तावना की शुरुआत की जाती है हम भारत के लोग। ये भी क्वेश्चन बन चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। प्रस्तावना की शुरुआत में कौन सा शब्द बोला जाता है? हम भारत के लोग। अब देखिए हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब 3 वर्ड कौन कौन से आ गए? ये आगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये आगे 3 प्रकार के न्याय जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब आपसे स्वतंत्रता भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई? प्रस्तावना के अंदर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसका प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एकता और अखंडता से। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए ये जो भारत का जो प्रस्तावना दी गई है, आप इसे खुद से 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़िएगा, क्योंकि ये प्रस्तावना से बारीकी से आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे देखिए हमारे संविधान के बारे में हमें जानकारी मिलती है और ये हमारी एग्जाम से भी इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या? हमारी प्रस्तावना। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रस्तावना में किस वर्ष संशोधन किया गया? इन विच ईयर द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है 1976। क्या है? 1976, 42वां संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं इसको? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे हमारी जो प्रीएम्बल है, मतलब जो हमारा संविधान है, उसमें चेंजेस किए गए। अब 42वें संविधान संशोधन में सबसे पहले प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ। अब इसके अंदर देखिए संशोधन के अंदर क्या हुआ? 3 शब्द जोड़े गए, जो मैंने आपको पहले प्रस्तावना में बताया था। कौन से 3 शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से 3 शब्द जोड़े? 3 शब्द जोड़े कहां पर? प्रस्तावना में। 3 शब्द कौन कौन से? वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके अलावा अखंडता, अखंडता जोड़े। अब जोड़े, ये 3 शब्द जोड़े। अब देखिए प्रस्तावना की स्थिति किस प्रकार से हम देखते हैं। प्रस्तावना की स्थिति हम देखते हैं। सबसे पहले एक केस हुआ
बेरुबारी केस। कौन सा केस हुआ? बेरुबारी केस। ये केस कब हुआ? ये हुआ 1960 के अंदर। ये केस हुआ बेरुबारी केस। अब इसके अंदर क्या हुआ? न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है। क्या? न्यायालय, देखिए ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है, लाइन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रस्तावना ने कहा, क्या कहा? कि प्रस्तावना, जो संविधान के निर्माता है, निर्माताओं के दिमाग को खोलने की कुंजी है। और इसको क्या हुआ? संविधान का भाग नहीं माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, संविधान भाग नहीं माना। अब इसके बाद एक केस हुआ, कब? 1973 में। कौन सा केस हुआ? केशवानंद भारती केस। तो बोलते हैं इसको केशवानंद भारती केस। ये कब हुआ? 1973 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ? संविधान का इसे भाग मान लिया गया। क्या हुआ? संविधान का भाग माना। इस प्रकार से प्रस्तावना के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, क्योंकि उसी के अंदर से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? हु कॉल्ड द प्रेम्बल द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, पंडित ठाकुरदास भार्गव, B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है, अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान की आत्मा कौन? भीमराव अम्बेडकर। देखिए इसका आंसर है पंडित ठाकुरदास भार्गव, है पंडित ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। इसके अलावा देखिए एक स्टेटमेंट और है, कौन? एक स्टेटमेंट है KM, एक मिनट दीजिएगा मुझे, स्टेटमेंट है KM मुंशी जी का। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडलिका। इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सूर्य का व्यास कितना है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन? हमारे ऑप्शन है 12 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर या 15 लाख किलोमीटर। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है 14 लाख किलोमीटर, है 14 लाख किलोमीटर, लगभग 14 लाख किलोमीटर। अब देखिए सूर्य के अंदर 71% में कौन सी गैस पाई जाती है? वो पाई जाती है हाइड्रोजन। इसके अलावा 26.5% में गैस पाई जाती है हीलियम, और 2.5% पाए जाते हैं अन्य तत्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा सूर्य के अंदर जैसे इसकी जो चमकदार सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि चमकदार सतह। इसको बोलते हैं हम प्रकाश मंडल। कितने थे? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखिए सूर्य के जो वायुमंडल की बाहरी परत होती है, सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत, उसको क्या बोलते हैं? सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत तो बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। और ये कितनी होती है? ये होती है 2,70,000 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सूर्य कितना गर्म होगा, 40-50 डिग्री में हमारी हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 6000 डिग्री, 2,70,000 डिग्री। इसके अलावा एक मध्य सतह तो हम बोलते हैं वर्णमंडल। और ये कितनी होती है? 32,400 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा देखिए पृथ्वी तक जो प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है उसको कितना समय लगता है? तो समय लगता है
पृथ्वी पर प्रकाश, हमें लगता 8 मिनट और 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। अब हमारे सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर हमारे कितने ग्रह हैं? क्या? सौरमंडल, सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। अब 8 ग्रह कौन कौन से हैं और उनसे किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया? सौरमंडल हो गया। अब सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो सूर्य का निकट है वो कौन सा है? वो है बुध। इसके बाद है शुक्र, इसके बाद पृथ्वी, मंगल, बोलते हैं बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, और ये कौन सा? ये है वरुण। ये सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हो गए। अब देखिए, ग्रह को भी हमने 2 तरीके से बांटा है। 2 तरीके से कैसे? जो इधर लाइन के इधर वाले ग्रह हैं इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और जो इधर ग्रह हैं लाइन के इस तरफ, इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह क्या बोलते हैं हम? इनको बाहरी ग्रह बोलते हैं। ये सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हो गए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में मिट्टी के कितने प्रकार है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर इन इंडिया? अब हमारे ऑप्शन है वो है 7, 8, 9 और 10। अब इसका जो आंसर है वो है 8। ठीक है, भारत में 8 मिट्टी के प्रकार है, या 8 प्रकार के भारत के अंदर मिट्टी पाई जाती है। अब ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है, देखिए, मिट्टी के प्रकार कौन बताता है? ये बताता है ICAR द्वारा। इसके द्वारा, ICAR द्वारा मिट्टी के प्रकार बताए जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, नई दिल्ली। अब देखिए, भारत में मिट्टी के कितने प्रकार है? भारत के मिट्टी के 8 प्रकार है। अब वो 8 प्रकार, 8 कौन कौन से प्रकार है मिट्टी के? सबसे पहला जो है वो है जलोढ़ मृदा, बोलते हैं इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद दूसरी कौन सी है? दूसरी है काली मिट्टी, काली मृदा। तीसरी हमारी लाल मृदा। चौथी हमारी लेटेराइट मृदा। पांचवी कौन सी है? पांचवी हमारी है वन एवं पर्वतीय मृदा। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वन एवं पर्वतीय मृदा। छठी कौन सी है? छठी हमारी रेगिस्तानी मृदा। सातवीं हमारी है लवणीय या क्षारीय मृदा। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लवणीय, या तो लवणीय या क्षारीय। आठवीं कौन सी है? आठवीं हमारी है वो है कच्छ मिट्टी या दलदल मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कच्छ मृदा या दलदल मृदा। यह हमारे भारत के अंदर 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब देखिए, सबसे पहले जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? सर्वाधिक हमारे भारत के अंदर सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और ये कितना? भारत का 43% पाई जाती है। और ये कितनी? सर्वाधिक। कितनी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा देखिए, ये 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार है, खादर और बांगर। क्या बोलते हैं? अब देखिए, जो पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ मृदा को बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं भांगर। और जो नई जलोढ़ है, नई जलोढ़ मृदा, इसको हम बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। इसके अलावा देखिए, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का भूरा। रंग कैसा होता है? हल्का भूरा रंग होता है। इसके बाद देखिए, इसमें फसलें कौन कौन सी होती है? जैसे जलोढ़ मृदा में फसलें
इसमें महत्वपूर्ण फसलें जो है वो गेहूं, चावल और मक्का। कौन सी है? गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का। अब इसके अलावा देखिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को और कौन कौन से नाम से बोलते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए अन्य नाम, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको हम परिवहन मृदा भी बोलते हैं, परिवहन। इसके अलावा कौन सी? इसके अलावा कोप, कोप मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप मृदा। इसके अलावा कच्छारी मृदा बोलते हैं, कच्छारी मृदा। ये सभी किसके नाम है? जलोढ़ मृदा के अन्य नाम है। अब देखिए काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं ताकि ये मिक्स ना हो। नेक्स्ट हमारे देखिए काली मृदा। अब काली मृदा को बोलते हैं हम, काली मृदा को हम रेगूर मृदा बोलते हैं, तो रेगूर मृदा। अब देखिए इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखिए ये कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। के लिए कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण, इसके लिए कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण। अब एक हमारी मृदा है लेटराइट। लेटराइट की ये देखिए, ये मृदा के अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ये जो मृदा होती है ना, ये गीली होने पर तो अत्यंत मुलायम हो जाती है। मान लो ये गीली हो जाती है तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है। अब जैसे ये कठोर हो जाती है, मतलब ये सूख जाती है, तो ये बिल्कुल ही कठोर हो जाती है, मान लो पत्थर की जैसे कठोर हो जाती है। इस तरीके से मान सकते हैं आप। इसको हम लिखेंगे कैसे? गीली होने पर, गीली होने पर अत्यंत, एक मिनट, अत्यंत कोमल। इसके अलावा कठोर होने मतलब सूखने पर अत्यंत कठोर, सूखने पर अत्यंत कठोर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? अब देखिए हमारे ऑप्शन क्या है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इंपॉर्टेंट जैसे मरुस्थल पाए जाते हैं। अब सबसे पहले आ गया सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल कहां पर पाया जाता है? अब देखिए सहारा मरुस्थल पाया जाता है, वो पाया जाता है अफ्रीका के अंदर। कहां पर पाया जाता है? अफ्रीका के अंदर सहारा मरुस्थल पाया जाता है। अब सहारा मरुस्थल के अंदर देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है? सब सहारा मरुस्थल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और 30 क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? यह है दुनिया का सबसे बड़ा गरम मरुस्थल। गरम मरुस्थल या गरम रेगिस्तान, गरम मरुस्थल। ये मरुस्थल दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में दुनिया का सबसे बड़ा कौन है? वो है सहारा मरुस्थल। ये कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल से तीसरा से बड़ा मरुस्थल। इसके अलावा देखिए अफ्रीका के अंदर और कौन कौन से मरुस्थल है? जैसे अफ्रीका के अंदर एक मरुस्थल है, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? कालाहारी। और कौन सा है? और है नाबीबा मरुस्थल। है नाबीब मरुस्थल। ये कहां पर है? ये अफ्रीका के अंदर स्थित है। इसके अलावा देखिए उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है? उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है चीहू आहुआन, बोलते हैं इसको चीहू आहुआन, मोजावे। इसके अलावा सोनोरन, सोनोरन। और कौन सा है? और है ग्रेट बेसिन। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए मोजावे, ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यूरोप जो महाद्वीप है इसके अंदर कौन सा? इसके अंदर एकोना और है तबर्नस। ये कहां पर है? यूरोप। अब जो हमारा प्यारा एशिया है, जहां पर हमारा प्यारा भारत स्थित है, यहाँ पर कौन कौन से महाद्वीप है? सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पर जो है वो है गोबी मरुस्थल। महाद्वीप बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूँ मरुस्थल। यहाँ पर कौन से मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। ये क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा
और ये कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया और चीन। कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया और चीन में। और ये कैसा मरुस्थल है? ये ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से एशिया के अंदर, एक है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल कहाँ है? ये हमारे प्यारे भारत में स्थित है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? हमारे प्यारे भारत में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। इसके अलावा एशिया के अंदर कौन कौन से मरुस्थल है? जैसे एक है टकलामकान, तो बोलते हैं इसको टकलामकान, टकलामकान। इसके अलावा चेलिस्तान, चेलिस्तान। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट है पीजी लकुम, पीजी लकुम। और कौन सा है? और है काराकुम, काराकुम। ये सभी कहां पर है? ये सभी एशिया के अंदर स्थित है। एक हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन सा है? वो है ग्रेट विक्टोरिया। अब देखिए एक है अंटार्कटिका रेगिस्तान या अंटार्कटिका मरुस्थल। कौन सा है? सबसे इंपोर्टेंट, एक जो सबसे इंपोर्टेंट वो है अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल ये क्या है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा है। और क्या हुआ? और ये सबसे ठंडा रेगिस्तान है, सबसे ठंडा रेगिस्तान, सबसे ठंडा रेगिस्तान। जितने भी इंपोर्टेंट महाद्वीप है वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया? हमारे ऑप्शन है 19 मतलब 1496, 1497, 1498 और 153। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है 1498। वास्को डी गामा मई 1498 में भारत आया। और ये कहां पर आया? ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट, कहां पर? कालीकट, कालीकट पर आया। कौन? वास्को डी गामा। अब देखिए इन्होंने क्या किया? वास्को डी गामा ने 1503 में इन्होंने एक क्या किया? पहला व्यापारिक केंद्र खोला। क्या किया? पहला, क्या कीजिए, भारत में पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर? कोचीन, कोचीन केरल में है स्थापित किया इन्होंने, वास्को डी गामा ने। देखिए इनके बाद एक और यात्री आए मतलब बाहर से, उनका नाम है फ्रांसिस्को अल्मोड़ा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को अल्मोड़ा। ये इन्होंने एक नीति ले, इन्होंने मतलब ये एक नीति लेकर आए। नीति का नाम है ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर नीति। ब्लू वाटर नीति का तात्पर्य क्या है? कि इसका मतलब है कि ये हिंद महासागर क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते थे। क्या था? हिंद महासागर क्षेत्र पर नियंत्रण करना ब्लू वाटर नीति का उद्देश्य था। इसके बाद देखिए 1510 में एक और आए। कौन आए? अल्फ्रोंसो और अल्बुकर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है, इनके नाम इतने हेवी है मेरे से बोलने में दिक्कत आ रही है। अल्फ्रेंसो डी अल्बुकर 1510 में ये आए। देखिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या किया? गोवा को पुर्तगाली की
राजधानी बनाया। इन्होंने क्या, पुर्तगाल, गोवा को पुर्तगाली की राजधानी बनाया। और ये क्या थे, ये पुर्तगाली के वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक थे। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ। हमारे ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, मेरठ और कानपुर। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है मेरठ। कहां से शुरू हुआ, मेरठ से। मेरठ से कहां पर, मेरठ छावनी से, मेरठ, मेरठ छावनी से। छावनी, छावनी क्या होती है, छावनी वो होती है जहां पर सैनिक टुकड़ी निवास करते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं जहां पर सैनिक टुकड़ी निवास करती, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं छावनी। और ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 18 नहीं, ये 10 मई 1857 से शुरू हुआ। 10 मई 1857 से शुरू हुआ। अब देखिए इसके बाद 1857 का विद्रोह, इसकी स्थिति किस प्रकार हुई, ये किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले देखिए 8 अप्रैल 1857 में को मंगल पांडे ने क्या किया, बैरकपुर में ब्रिटिश, क्या बैरकपुर में ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश अफसरों पर किया। और इसका एक कारण क्या था, इसके बाद क्या हुआ, 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों ने कारतूस लेना अस्वीकार किया। और 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई। अब देखिए 1857 का जो विद्रोह था, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस समय क्या था, एक वो बनी, क्या बोलते हैं, एक एनफील्ड राइफल, मतलब एक बंदूक थी एनफील्ड राइफल। क्या थी, एक बंदूक थी, क्या थी, एक बंदूक, उसका नाम था एनफील्ड। एक मिनट रुकिए दोस्तों, एक सेकंड। हाँ, इस समय क्या था, एक बंदूक बनी, उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या था, एनफील्ड राइफल्स। अब देखिए इस बंदूक में क्या था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। क्या, गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। उससे क्या था, पाकिस्तानियों ने इसका बहिष्कार किया। इसके बाद जो हिंदू थे हमारे, वो गाय को गाय माता मानते थे, तो उन्होंने भी इसका बहिष्कार किया। इसकी वजह से क्या है, जो सिपाही थे उन्होंने ये गन स्वीकार करने से मना कर दिया। उससे क्या, उनके अंदर विद्रोह की भावना जगी, और जिससे क्या, 85 सिपाहियों ने ये बंदूक लेने से, इसको चलाने से मना कर दिया। तो इस वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत हुई। अब देखिए एक स्टेटमेंट था किनका, वीडी सावरकर ने इस विद्रोह को क्या कहा, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, क्या कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, या कहा था, किन्होंने कहा, वीडी सावरकर ने। अब देखिए इसके बाद इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे इसके अंदर मैं लिख देता हूं यहां पर, गाय और सुअर की चर्बी का लेप। एनफील्ड राइफल में क्या, गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया। हु लेड झांसी इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला, इसके बाद शाह आलम।
देखिए इसका आंसर जो है, इसका जो झांसी का नेतृत्व किया वो किया रानी लक्ष्मीबाई जी ने। क्या? खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। अब देखिए अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया। जैसे काहन बहादुर खान, इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया? इन्होंने किया बरेली का। कहाँ का? बरेली का। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने किया फैजाबाद का, फैजाबाद। इसके बाद शाह आलम, इन्होंने क्या किया? बागपत। कहाँ का? बागपत। उसके बाद आरा, आरा बिहार, यहाँ का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने और अमर सिंह ने। कुंवर सिंह और उसके बाद अगला कौन सा है? अगला है लखनऊ। लखनऊ का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है, बेगम हजरत महल। इसके बाद देखिए कानपुर, यहाँ का नेतृत्व किया नाना साहब ने और तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने। इसके बाद देखिए दिल्ली, दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। जफर द्वारा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है? देखिए कुछ ऐसे रोग है जो बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ ऐसे रोग है जो वायरस से होते हैं, और कुछ ऐसे रोग है जो प्रोटोजोआ से होते हैं। अब हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, इसके अलावा वायरस से कौन से रोग होते हैं, और प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया। अब इनमें से कौन सा रोग नहीं है, मतलब जो जो है, जैसे हैजा, हैजा बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। उसके बाद कुष्ठ रोग, ये भी बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद क्या है? ल्यूमोनिया, ये भी क्या होता है? ल्यूमोनिया नहीं, ये है न्यूमोनिया। क्या है? न्यूमोनिया। ये भी किससे होता है? ये भी बैक्टीरिया से होता है। चेचक, चेचक क्या है? एक वायरस वाला रोग है, ऐसा है वायरस। अब देखिए वायरस से और कौन कौन से रोग हो जाते हैं? वायरस से हमारे रोग, सबसे पहले छोटी माता, ये किससे होता है? वायरस से। इन्फ्लुएंजा, फ्लूएंजा। इसके बाद पोलियो, और कौन सा है? और है रेबीज। नेक्स्ट गलसुआ, नेक्स्ट है डेंगू, डेंगू बुखार। और कौन कौन से? और है हमारे खसरा। खसरे के बाद कौन सा है? वो है सामान्य जुखाम। जुखाम भी हो जाता है किससे? वायरस से, सामान्य जुखाम। और कौन सा हो सकता है? और है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये कैसे होता है? ये सभी बैक्टीरिया मतलब वायरस से होने वाले रोग है। अब देखिए चिकन पॉक्स कौन से वायरस से होता है? ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसके बाद देखिए बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? सबसे पहले तो हैजा, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया। इसके बाद और कौन कौन से? और है क्षय रोग, तो इसको बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं? टीबी। और कौन सा है? और है टाइफाइड, टाइफाइड। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है प्लेग। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, है डिप्थीरिया। और कौन से? एक मिनट और है, जैसे कौन सा? काली खांसी, काली खांसी। और कौन सा हो सकता है? और है टिटनेस। ये सभी कहाँ के? ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग है। अब इसके अलावा देखिए एक बच जाते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ रोग। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? देखिए प्रोटोजोआ के अंदर हम क्या है, ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ट्रिक तरीके से हम देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है पापा काम पर सोते हैं। क्या है? पापा, सबसे सदाबहार ट्रिक, पापा काम पर सोते
देखिए पापा पैसे पायरिया, पापा से पायरिया। इसके बाद का से हो कालाजार। मैं से होगा कौन सा, मैं से होगा मलेरिया। पर से होगा पेसिच। सोते, सोते से सोने की बीमारी, ठीक, सोने की बीमारी। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बीमारियां जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिया। अगर आप इतना भी पढ़ते हो तो आपके मतलब रोग वाले सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, बीमारी और रोग वाले। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ बिग बैंग थ्योरी? देखिए इसके बाद इसके हमारे ऑप्शन है जॉर्ज लेमेत्रे, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन, इसके बाद अल बरूनी। अब हमारा जो आंसर है वो है जॉर्ज लेमेत्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे। बिग बैंग का सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। देखिए बिग बैंग का सिद्धांत है क्या, इसमें क्या है, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुआ, एक विस्फोट से हुई है। मतलब बिग बैंग थ्योरी एक ये कहती है कि जो ब्रह्मांड है, जो हमारी दुनिया का जो निर्माण हुआ है, जो उत्पत्ति हुई है, वो उससे पहले क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा विशाल विस्फोट हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे ठंडा होके हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अब इसमें किस बात क्यों कहा गया है, इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति इससे हुई एक विशाल विस्फोट हुई है, तो ये एक विशाल विस्फोट से हुई है। उसके बाद देखिए और अलग अलग जो ये दिए गए व्यक्ति, इन्होंने भी कुछ सिद्धांत दिए। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत क्या। बाद आइजैक न्यूटन, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गति के नियम के निर्माण किया, मतलब गति के नियम दिए, गति के नियम दिए। देखिए अल बरूनी, इनको किस लिए जाना जाता है, देखिए ये जो भारतीय परंपरा के अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम विद्वान थे। कौन थे? भारतीय परंपरा का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम विद्वान थे। इसके अलावा देखिए एक व्यक्ति और आते हैं, उनका नाम है WC रोंटजेन। क्या नाम है उनका? WC रोंटजेन। अब इन्होंने क्या किया, देखिए एक्सरे के रूप में जाने जाने वाली तरंग दैर्ध्य जो रेंज है, क्या एक्सरे के रूप में एक रेंज जानी जाती है, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य रेंज। उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्पादन और पता लगाने के लिए इनको जाना जाता है। इसे हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्सरे के रूप में जानी जाने वाली, एक्सरे के रूप में जानी जाने वाली तरंग दैर्ध्य रेंज, तरंग दैर्ध्य रेंज में क्या किया, विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्पादन और पता लगाने के लिए जाना जाता। इसलिए एक्सरे के रूप में जाने जाने वाली तरंग दैर्ध्य रेंज में विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्पादन और पता लगाने के लिए इनको जाना जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि 1901 में इनको भौतिकी में नोबेल मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत में GST कब लागू किया गया? व्हेन वाज द GST इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? हमारे ऑप्शन है 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 5 जुलाई 2016 और 5 जुलाई 2017। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है 1 जुलाई 2017। अब क्या गया, 1 जुलाई 2017। अब देखिए GST क्या है, सबसे पहले GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अलावा देखिए जो सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया गया, ये कहां पर लागू किया गया, कौन से देश में लागू किया? सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ फ्रांस के अंदर, सबसे पहले यहां पर फ्रांस में। और कब हुआ? 1954 में हुआ, 1954 के अंदर। अब देखिए अब भारत में कब हुआ? भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। अब भारत में जो जीएसटी के जनक है वो किनको कहा जाता है? भारत में जनक जीएसटी के वो कौन है? वो है विजय केलकर, विजय केलकर। और भारत कौन सा देश बना, कितने नंबर का देश बना जो यहाँ पर जीएसटी लागू किया गया? ये 161वां देश बना, 161वां देश बना। और सबसे पहले कौन से राज्य में जीएसटी लगाया गया? सबसे पहले लगाया गया असम में, असम में सबसे पहले लगाया गया कौन सा? जीएसटी। अब देखिए इसके अलावा जीएसटी जो है ये 101वां संविधान संशोधन आया 2016 के अंदर, उसके द्वारा जीएसटी लागू किया गया। कौन सा संशोधन आया? 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन आया 2016 में, उसके द्वारा जीएसटी लागू किया गया। इसको बोलते हैं एक राष्ट्र और एक कर। और ये क्या था? 124वां बिल, क्या था? 124वां बिल था। अब इसमें कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं? इसमें लगाए जाते हैं 5 प्रकार के कर। 5 कर कौन कौन से? एक तो 0%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18%, और 5वां कौन सा है? 28%। कौन सा है? 28%। अब देखिए जीएसटी के इसके बाद प्रकार, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं? जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद आईजीएसटी। ये 3 प्रकार के कर लगाए जाते हैं जीएसटी के अंदर। अब इसके बाद देखिए जीएसटी की स्थापना हुई, मतलब जीएसटी लागू किया गया। अब जीएसटी लागू करने के लिए एक परिषद बनाएगी, उसको बोलते हैं जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद, या इसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल, क्या बोलते हैं? जीएसटी काउंसिल। अब देखिए ये जो जीएसटी काउंसिल है इसकी स्थापना हुई, माफ कीजिएगा दोस्तों, अब जो जीएसटी परिषद है इसकी स्थापना हुई 279 ए के तहत, 279 ए के तहत इसकी स्थापना। और ये क्या है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक, एक सेकेंड, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। इसके बाद देखिए इसमें निर्णय कैसे लिए जाते हैं? इसमें निर्णय लिए जाते 3/4 बहुमत से, 3/4 बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं वित्त मंत्री, होते हैं वित्त मंत्री। इसके बाद देखिए कुल सदस्य, इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल सदस्य होते हैं 33। कितने सदस्य होते हैं? टोटल 33 सदस्य इसके अंदर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर नाबार्ड बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड? देखिए हमारे ऑप्शन है 1935, 1955, 1982 और 1990। अब इसका जो आंसर है वो है 1982। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 के अंदर हुई। अब देखिए नाबार्ड बैंक, सबसे पहले नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म या नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? NABARD। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसकी फुल फॉर्म है नाबार्ड बैंक की।
नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1982 में, और कौन सी दिन हुई? 12 जुलाई 1982 के अंदर। इसके बाद देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। इसके बाद इसके पहले अध्यक्ष कौन है? के पहले अध्यक्ष है श्री रामकृष्णन, श्री एम रामकृष्णन। श्री एम रामकृष्णन किसके पहले अध्यक्ष हैं? वो है नाबार्ड बैंक के पहले अध्यक्ष। अब देखिए एक इसमें ऑप्शन है 1935। अब मैं आपसे पूछता हूँ 1935 के अंदर क्या हुआ था? 1935 में कौन से बैंक की स्थापना हुई थी? आप मन में सोचिए। 1935 के अंदर स्थापना हुई थी आरबीआई की। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर हुई। अब इसका हेडक्वार्टर क्या था? इसका हेडक्वार्टर था मुंबई, या मुंबई है। मैंने आपको क्या बताया था? मुंबई। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1949 में। अब इसके बाद देखिए आरबीआई की जो मौद्रिक नीति, आरबीआई के अंदर एक मौद्रिक नीति बनाएगी, या आरबीआई नीति। अब आरबीआई की जो मौद्रिक नीति थी, इसमें टोटल 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। 3 केंद्र सरकार और 3 राज्य सरकार की तरफ से। 3 केंद्र सरकार और 3 राज्य सरकार। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आरबीआई गवर्नर। कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन क्या क्या? हमारे ऑप्शन है परम 5000, या परम 5000, परम 6000, परम 7000, या परम 8000। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है परम 8000। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या है? परम 8000। देखिए परम, जो परम शब्द है इसका मतलब क्या होता है? ये परम का संस्कृत भाषा के अंदर मतलब होता है सर्वोच्च या सर्वोपरि, या सर्वोच्च मतलब होता है परम का संस्कृत भाषा में। इसके अलावा देखिए परम 8000 क्या थी? एक श्रृंखला थी, मतलब एक सीरीज थी। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ये एक सीरीज थी, यह सीरीज है, जिसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसके जिसे 1991 में पुणे भारत में सीडेक द्वारा डिजाइन किया गया था। अब देखिए जो सीडेक है, सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सीडेक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूट, कहती है एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक का मतलब क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसके बाद देखिए जो सुपर कंप्यूटर है परम 8000। अब जो इसको सुपर कंप्यूटर के जनक, मतलब सुपर कंप्यूटर किसने डिजाइन किया है, मतलब किसने बनाया, ये किसका आइडिया था? सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है भारत के अंदर? सुपर कंप्यूटर के जनक यहाँ पर भारत में वो कौन है? वो है विजय भाटकर, इसके बाद देखिए विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विश्व में जनक है वो है सिमोर क्रे। और इन्होंने पहला, मतलब पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में पहला सुपर कंप्यूटर तैयार किया, उसका नाम था क्रे फर्स्ट। ये कहता है सुपर कंप्यूटर दुनिया में पहला। कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे हम सुपर कंप्यूटर दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का ये पहला सुपर कंप्यूटर था। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिए गए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? हमारे ऑप्शन है जस्टिस एस अब्दुल नजीर, चंद्रबाबू नायडू, पेमा खांडू, केवल्य त्रिविडम प्रणायाम। देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है चंद्रबाबू नायडू है, चंद्रबाबू नायडू। ये कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है, उन्हें आंध्र प्रदेश के सीएम। अब देखिए अब हमारी एग्जाम के अंदर कई बार राज्य के स्टेट की राजधानी, वहां के सीएम, राज्यपाल या विधानसभा सीटों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम हर क्लास के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें हम राज्य कुछ स्टेट को भी कवर करते चलेंगे और सभी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को भी हम कवर कर लेंगे। अब देखिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वो है जस्टिस एस अब्दुल नजीर। अब इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? राजधानी क्या है? राजधानी अमरावती। नेक्स्ट यहाँ के जिले, यहाँ कितने जिले हैं टोटल? यहाँ जिले हैं 26। इसके बाद यहाँ पर विधानसभा, मतलब विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा में कितनी सीट है? वो 175 सीट्स। उसके बाद लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा की 25। और राज्यसभा की कितनी सीट है? राज्यसभा की सीट है टोटल 11 सीट। अब इसके बाद देखिए एक दो नाम दिए गए जैसे पेमा खांडू और केवल्य त्रिविडम प्रणायाम। अब जो पेमा खांडू है ये कौन है? यह अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। क्या है? सीएम कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। और एक नाम दिया गया केवल्य त्रिविडम प्रणायाम। ये कौन है? ये राज्यपाल है कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों, जैसे लिख देता हूं साइड में। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्या है? यहाँ की विधानसभा सीट है 60। लोकसभा सीट कितनी है? वो है 2। और राज्यसभा सीट कितनी है? वो है 1। और यहाँ पर जिले कितने हैं? यहाँ पर जिले हैं टोटल जिले हैं यहाँ पर 25 जिले हैं, 25 जिले हैं। और राजधानी क्या है? ईटानगर। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश से किस लिए क्वेश्चन पूछ जाता है? क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की टोटल सिर्फ 1 ही सीट है, तो यहाँ से ऐसे करके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 1 ही राज्यसभा की सीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के, उनको क्या बोलते हैं? KXCA जी कौन है? के संजय मूर्ति, श्यामा दास, श्यामा एस दुबे, राजीव खन्ना या ज्ञानेश कुमार। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है के संजीव मूर्ति। कौन है? के संजीव मूर्ति। ये कौन कितने नंबर के हैं? ये 15वें। कौन है? 15वें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे एग्जाम में जो हमारे जो प्रमुख नेता है या जो प्रमुख पद है उनके जो जहां पर ये अध्यक्ष है या कौन वहां पर विराजमान है उनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे श्यामा एस दुबे, ये कौन है? ये महालेखा नियंत्रक है। ठीक है, नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक अलग है और महालेखा नियंत्रण अलग है। क्या है ये? महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक इनको बोलते हैं CGA। उसके बाद देखिए राजीव खन्ना, ये कौन है? ये है मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश कितने नंबर के? 51वें मुख्य न्यायाधीश। अब ज्ञानेश कुमार कौन है? ये 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 20वें निर्वाचन आयुक्त, 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके अलावा देखिए अन्य पद कौन कौन से?
पद। अन्य पद में जैसे थल सेना प्रमुख कौन है? थल सेना। इसके बाद वायुसेना, और कौन सी है? और नौसेना। और कौन सा पद है? एक विदेश मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? अब देखिए थल सेना प्रमुख जो है वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इसके बाद अमरप्रीत सिंह, ये कौन है? वायुसेना प्रमुख। अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट नौसेना प्रमुख कौन है? वो है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार त्रिपाठी। कुमार त्रिपाठी इनका पूरा नाम। विदेश मंत्री कौन है? वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, बोलते हैं डॉक्टर एस जयशंकर। अब देखिए एक पद और आ जाता है, कौन सा? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है? वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? हमारे ऑप्शन के अमेरिका, भारत, फिनलैंड और रूस। अब देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड कंटिन्यू मतलब लगातार हर साल खुशहाली के अंदर पहले स्थान पर आता है। देखिए 2024 के अंदर भी रिपोर्ट है, उसमें भी फिनलैंड पहले स्थान पर था। भारत कौन से स्थान पर था? पिछले साल भारत था 126वें स्थान पर। और वर्तमान में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत है 118वें स्थान पर। यहाँ पर 118वें स्थान पर भारत, और फिनलैंड क्या है? पहले स्थान पर। अब देखिए कुछ अन्य कौन कौन से, जैसे अमेरिका। अमेरिका कौन सी मतलब सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे? वो है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। सूचकांक वैश्विक, एक सेकंड, बौद्धिक संपदा सूचकांक, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 के अंदर समय प्रथम पे कौन था? अमेरिका। और भारत कौन से स्थान पर था? भारत है 42वां स्थान पर, 42वां। इसके अलावा देखिए रूस। रूस किस चीज में फर्स्ट पे था? रूस था विश्व साइबर अपराध सूचकांक। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? रूस। और भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 10th। भारत 10वें स्थान पर है। इसके अलावा देखिए अन्य कुछ ऐसे सूचकांक, जैसे कौन सा? विश्व अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025, बोलते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग 2025। इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अमेरिका। और भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 5th या 5वें स्थान पर कौन है? भारत। इसके अलावा देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2024, वैश्विक शांति सूचकांक 2024। इसमें पहले स्थान पर कौन है? इसमें पहले स्थान पर है आइसलैंड। फर्स्ट है, फर्स्ट है आइसलैंड। भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 116 के अंदर। भारत कौन से स्थान पर है? 116 के अंदर। के बाद हम नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हमारा ऑप्शन है अबू धाबी, दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी या ढाका। अब देखिए इसका जो आंसर है वो है अबू धाबी। कहां पर किया गया? अबू धाबी के अंदर। आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन अबू धाबी के अंदर किया गया। अब देखिए आईफा अवार्ड 2024 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसका संस्करण कौन सा था? इसका संस्करण था 24वां। कौन सा संस्करण था? 24वां।
अब देखिए इसके अलावा इनकी बेस्ट फिल्म, आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? बेस्ट फिल्म थी एनिमल, रणबीर कपूर की कौन सी? एनिमल। इसके अलावा बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर कौन है? मेल। बेस्ट एक्टर मेल में किसको मिला? शाहरुख खान को। शाहरुख खान, शाहरुख खान को मिला कौन सी मूवी के लिए? इनको मिला जवान मूवी के लिए, मूवी के लिए, जवान मूवी के लिए। इसके अलावा देखिए बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस, बेस्ट एक्टर फीमेल, फीमेल में किसको मिला? वो मिला रानी मुखर्जी को, रानी मुखर्जी। किसके लिए? मिस चटर्जी बनाम नॉर्वे। कौन सी मूवी के लिए? मिस चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आर विधु, विनोद चोपड़ा। आर विधु विनोद चोपड़ा को किसको मिला? 12th फेल के लिए, 12th फेल के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। अब देखिए इसी प्रकार हमारे टोटल 25 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। और अगर आपने पूरी क्लास ली है तो आप विश्वास मानिए कि आप बहुत आगे चल रहे हैं। और सभी बच्चों से इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासों में बने रहिए और सारी क्लासें एक बार पूरी कर लीजिए। आपको लगेगा कि आपने बहुत ही अच्छा जीके में, अपनी जीके में तैयारी की है और आप कंटिन्यू क्लासों में बने रहिए। अब देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। देखिए आज मैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या? होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन हमारा है कि होमवर्क क्वेश्चन कौन सा है? होमवर्क क्वेश्चन हमारा है फिल्म फेयर ओटीटी, ओट नहीं है, ये है फिल्म फेयर ओटीटी। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 कौन सा संस्करण था? मतलब फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 का जो संस्करण था ये कौन सा संस्करण था? ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपको पता लगाना है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर से कीजिएगा और लिखिएगा। इससे पता चलता है कि आप कंटिन्यू क्लास में बने और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं।